दोस्तों 2026 एक ऐतिहासिक वर्ष है। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है और ये कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया की लगभग आधी आबादी, वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक चौथाई हिस्सा और 11 सदस्य देशों के साथ यह संगठन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स की कहानी शुरू होती है 2001 में, जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को पहचाना, जिनमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे, और उन्होंने इसे नाम दिया ब्रिक का। और 2006 में इसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक न्यूयॉर्क में होती है। इसके बाद 2009 में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित होता है। 10 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है और ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स। इसके बाद लगभग 14 साल तक यह 5 देशों का संगठन रहा, लेकिन 2024 में इसमें विस्तार हुआ और मिस्र, इथोपिया और ईरान और यूएई इसमें शामिल हुए। और फिर 2025 में इसमें इंडोनेशिया, सऊदी अरब शामिल होते हैं। और 2026 में ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश हैं। इसमें पहला देश आता है ब्राजील, जो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा है रसिया, जो विशाल ऊर्जा भंडार वाला देश है। तीसरा अपना भारत, जो कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। चौथा चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। मिस्र मध्य पूर्व और अफ्रीका को जोड़ता है। इथोपिया पूर्वी अफ्रीका की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। ईरान तेल और गैस में समृद्ध देश। संयुक्त अरब अमीरात, जो कि खाड़ी का वित्तीय केंद्र है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक। और यह सिर्फ शुरुआत है। 2024 में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम को पार्टनर कंट्रीज का दर्जा मिला है। और दिलचस्प बात यह है कि 50 से अधिक देश ब्रिक्स की सदस्यता में रुचि दिखा चुके हैं। ब्रिक्स वैश्विक जीडीपी का 45% हिस्सा है, यानी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग आधा। अगर हम परचेसिंग पावर के हिसाब से देखें तो ये 50% से भी ज्यादा है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है। यह लगभग 3.5 अरब लोग हैं। वैश्विक ऊर्जा भंडार का एक बड़ा हिस्सा ब्रिक्स देशों के पास है। औद्योगिक क्षमता और खनिज संसाधनों पर भी इनका काफी नियंत्रण है। ब्रिक्स ने 2016 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। इसे एनडीबी भी कहते हैं। यह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के विकल्प के रूप में बनाया गया था। अब तक एनडीबी ने 96 परियोजनाओं में $32 मिलियन से अधिक का निवेश किया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। यह बैंक सभी ब्रिक्स देशों में प्रोजेक्ट फंड करता है और धीरे धीरे पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं का एक मजबूत विकल्प बन रहा है। 2026 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने इस अध्यक्षता के लिए एक बहुत ही सुंदर थीम चुनी है, बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। भारत ने एक खूबसूरत लोगो भी डिजाइन किया है। इस लोगो के केंद्र में कमल का फूल है, जो भारत का राष्ट्र प्रतीक है। नमस्ते की मुद्रा भी दिखाई गई है, जो सम्मान और एकता का प्रतीक है। और सभी 11 देशों के रंग इस लोगो में शामिल हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राथमिकता की। पहली प्राथमिकता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत अपने यूपीआई मॉडल को ग्लोबल साउथ में फैलाना चाहता है। यह एक बहुत ही सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो भारत में काम कर रहा है। दूसरी प्राथमिकता है एआई गवर्नेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शासन। भारत चाहता है कि एआई का विकास समावेशी और सतत हो, विकासशील देशों के हितों की रक्षा हो और यूएन के नेतृत्व में वैश्विक नियम बने। तीसरी प्राथमिकता है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई। इसमें ग्रीन फाइनेंस, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास शामिल हैं। इसकी चौथी जो प्राथमिकता है वो है हेल्थ कोऑपरेशन। कोविड के बाद सभी देश समझ गए कि वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। ब्रिक्स की जो पांचवी प्राथमिकता है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। भारत चाहता है कि ब्रिक्स देश आपस में स्थानीय मुद्रा में व्यापार करें, डी डॉलराइजेशन पर काम करें और एनडीबी का विस्तार हो। और इसकी छठी प्राथमिकता है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। भारत चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार, विकासशील देशों की आवाज बहुपक्षीय संस्थाओं में सुनी जाए। ये सभी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं और भारत इन सभी पर काम करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय डी डॉलराइजेशन की। ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। ये कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का वर्चस्व रहा है। लगभग हर देश अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें एक समस्या है। अमेरिका के पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। वह किसी भी देश पर सैंक्शन लगा सकता है और सेफ्टी सिस्टम से बाहर कर सकता है। ब्रिक्स देश यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपनी मुद्राओं पर व्यापार करना चाहिए। ये सब सिर्फ कहने की बात नहीं है, व्यावहारिक में भी काम हो रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक अपनी 30% वित्तीय पोषण स्थानीय मुद्राओं में कर रहा है। भारत का रुपया, चीन का युआन, रूस का रूबल, इन सबका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल हो रहा है। दिसंबर 2024 में आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि डी डॉलराइजेशन भारत के लिए एक रिस्किंग का हिस्सा है, यानी हम किसी एक मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना चाहते। आज 50 से अधिक देश
डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। यह एक बदलाव है और ब्रिक्स इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। ब्रिक्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली चुनौती है आंतरिक मतभेद। देखिए, विस्तार को लेकर सभी सदस्य एक राय नहीं है। चीन और रूस चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नए सदस्य शामिल हों, लेकिन भारत और ब्राजील कहते हैं कि धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर है भू राजनीतिक तनाव। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। सऊदी अरब और ईरान में प्रतिद्वंद्विता है। मिस्र और इथोपिया के बीच में भी कुछ मुद्दे हैं। तीसरी बड़ी चुनौती जो आती है वो है आर्थिक असंतुलन। ब्रिक्स में चीन की जीडीपी बाकी सभी देशों को मिलाकर भी ज्यादा है, तो एक देश का इतना ज्यादा प्रभुत्व, यह भी एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी कमजोरी है संस्थागत ढांचा। ब्रिक्स के पास कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। हर साल अध्यक्षता बदलती रहती है, जिससे निर्णय लेने में देरी होती है। कुछ आलोचक तो ब्रिक्स को टॉप टॉप कहते हैं, यानी बहुत चर्चा होती है लेकिन कोई ठोस काम नहीं होता। ये सभी चुनौतियां हैं, लेकिन इसका जवाब यह नहीं कि ब्रिक्स सफल नहीं हो सकता। बस इन चुनौतियों को समझना है और उनका समाधान निकालना जरूरी है। 2026 में यह शिखर सम्मेलन भारत में होगा। ब्राजील ने 2025 में 17वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उस शिखर सम्मेलन में एआई गवर्नेंस पर एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया गया था। भारत को औपचारिक रूप से 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो समिट में कहा था कि भारत ब्रिक्स को नया रूप देगा। यह भारत की चौथी बार ब्रिक्स अध्यक्षता है। पहले 2012 में, 2016 में और 2021 में भी भारत ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन इस बार भारत के पास एक और बड़ा फायदा है। 2023 में भारत ने बहुत सफल G20 की अध्यक्षता की थी। उस अनुभव से भारत को बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत ने G20 में जो समावेशी विकास का मॉडल दिखाया, डिजिटल पब्लिक गुड्स का जो प्रसार किया, वह सब अब ब्रिक्स में भी लागू होगा। भारत की एक अनूठी स्थिति है। यह एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है। यह ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। तो 2026 का शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की संभावना क्या है 2026 में। पहली बात तो यह है कि सदस्यता का विस्तार जारी रहेगा कि नाइजीरिया और एंगोला अगले संभावित उम्मीदवार हैं। बहुत सारे अफ्रीकी देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 50 से अधिक देश रुचि दिखा चुके हैं, तो आने वाले सालों में ब्रिक्स और भी बड़ा हो सकता है। दूसरी संभावना है संस्थागत मजबूती। एक स्थायी सचिवालय की जरूरत महसूस की जा रही है। बेहतर समन्वय तंत्र चाहिए। निर्णय प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। ब्रिक्स करेंसी की बहुत चर्चा होती है, हालांकि यह अभी बहुत दूर की बात लग रही है, लेकिन इन व्यापार सुविधाओं में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। संयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। ये संभावना है प्रौद्योगिकी सहयोग, एआई और डिजिटल इनोवेशन में, स्पेस कॉर्पोरेशन में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में। इन सब क्षेत्रों में ब्रिक्स देश मिलकर काम कर सकते हैं। भारत के लिए तो यह एक सुनहरा अवसर है। भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व स्थापित कर सकता है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। व्यापार में रुपये का उपयोग बढ़ेगा। निवेश के नए अवसर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो भारत के लिए 2026 वाकई में एक महत्वपूर्ण साल है। जनवरी 2026 में विल फॉर पीस 2026 नाम का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ था। इसमें चीन, ईरान, रूस और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने भाग लिया और ब्राजील, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया ऑब्जर्वर्स के रूप में शामिल हुए। यह दिखाता है कि ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक संगठन नहीं है, सुरक्षा सहयोग भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2026 के पूरे साल में कई मंत्री स्तरीय बैठक होंगी। यहाँ पर एक सवाल है, ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव से बाकी दुनिया क्या सोच रही है? पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, थोड़ा चिंतित है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार टैरिफ की धमकियां दी हैं। डी डॉलराइजेशन से वे चिंतित हैं और ब्रिक्स के विस्तार पर उनकी पूरी नजर है। यूरोपीय देशों का रुख थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स विकासशील देशों के लिए एक विकल्प बन सकता है अगर यूरोप विश्वसनीय साझेदार साबित नहीं होता है तो। यानी वे सावधान है लेकिन इंगेज्ड भी। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव है ग्लोबल साउथ पर। भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने यूपीआई बनाया, जो आज दुनिया का सबसे सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। हर महीने 10 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई पर। भारत अब इस मॉडल को पूरे ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना चाहता है। यूपीआई के अलावा भारत के पास आधार है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजिलॉकर है, जो कि डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर करने के लिए है। ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण हैं और ये सब कम लागत में बड़े पैमाने पर काम करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर कहते हैं भारत यूपीआई को ग्लोबल साउथ के विकास के लिए एक उपकरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। तो 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के बीच इस तरह के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बहुत काम होगा। तो लोग तो अंत में बात करते हैं कि क्या ब्रिक्स सफल होगा। बोली डाक है क्या क्या चीज कुछ नहीं, उस वक्त तेजा बनने। तो दोस्तों, अंत में एक सवाल है कि क्या ब्रिक्स सफल होगा।
इस पर विशेषज्ञों के मतभेद है। ये ब्रिक्स का अगर सकारात्मक पक्ष देखते हैं तो ब्रिक्स के पास विशाल आर्थिक और जनसांख्यिकीय शक्ति है और यह वेस्टर्न मोनोपोली का एक मजबूत विकल्प है और न्यू डेवलपमेंट बैंक तो व्यापारिक सहयोग के उदाहरण भी है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, सागत कमजोरी है, आंतरिक मतभेद है। चीन का अत्यधिक प्रभुत्व चिंता का विषय है और कभी-कभी ठोस परिणामों की कमी महसूस होती है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य देश अपने मतभेदों को कैसे मैनेज करते हैं और क्या वे एक यूनिफाइड वॉइस बना पाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2026 में ब्रिक्स अपने जो उद्देश्य हैं उनमें सफल हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ये वीडियो जितना भी हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।